नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने आज हम जो पढ़ने वाले हैं एरिक डिक्सन पर बात करेंगे। एरिक डिक्सन की बात करें तो आप जानते हैं इनका सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत कहलाता है। साइको जो सोशल थ्योरी के नाम से इनके सिद्धांत को बोला जाता है। दोस्त, बेहद इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है और आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और उनकी चरण की बात करें तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 8 चरणों में विभक्त किया है, बांटा है, और वह चरण हम सभी को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। क्या हर चरण में इंपॉर्टेंट है, कैसे उन्होंने बताया था, कैसे उन्होंने समझाया, सारी की सारी चीजों को व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। दोस्त, तो बात किया जाए तो 8 चरण आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, लिखा गया है और यही चरण पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन दोस्त आप सभी की हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। साथ साथ बात करें कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा और 1 साल की वैधता के साथ यह क्लासेस प्रोवाइड होंगी दोस्त, और 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे हम सभी, ध्यान दें दोस्त का एरिक डिक्सन पर ध्यान दें, बात करेंगे, समझाएंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे आगे। एरिक डिक्सन की बात करें तो एरिक डिक्सन जो बात किया जाए कहाँ के निवासी थे, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक और नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। कौन से बोले जाते हैं? नव फ्रायडवादी। और फ्रायडवादियों का मानना था कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा पर्सनालिटी होता है, वह जैविक कारकों से इफेक्ट पड़ता है। और जो नव फ्रायडवादी मानते थे, उनका मानना था जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा पर्सनालिटी है, वह किससे प्रभावित होता है? वह जैविक कारकों के साथ साथ हमारा जो सामाजिक कारक है उससे भी इफेक्ट पड़ता है, उससे भी प्रभावित होता है। तो इसीलिए बात करें, या जो एरिक डिक्सन थे, एरिक डिक्सन एक क्या बोले जाते हैं, वह नव फ्रायडवादी बोले जाते थे। और कहाँ के निवासी थे? जर्मन में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो पढ़ाई लिखाई के बारे में जो प्रयोग किया था, वहां पर अमेरिका में प्रयोग किए थे, इसलिए जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। इसे आप कॉन्सेप्ट को समझें। आगे हम बात करते हैं प्रतिपादन की बात करें। इनका जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत कब आया था? 1963 ईस्वी में इनका सिद्धांत दिया। इन्होंने दिया जो सिद्धांत कहलाता है मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी। उसका जो बात करें अन्य नाम, आपके पेपर में अन्य नाम बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, एक जो एग्जामिनर है वह कभी कभी वह जो उनके सिद्धांत मेन सिद्धांत का नाम है उससे हट करके दूसरा नाम दे देता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे लोग होते हैं कंफ्यूज, और कंफ्यूज करके क्या कर देते हैं, आंसर गलत कर जाते हैं। बात करेंगे उनका जो सिद्धांत अन्य नाम है, बात करें तो उसे बोला जाता है मनोसामाजिक अहम सिद्धांत का विकास, जीवन अवधि विकास सिद्धांत, इस नाम से बोला जाता है। 2 इनके अन्य नाम है, दोनों नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। इनकी बुक है, बुक की बात करें, पुस्तक की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड सोसाइटी भी है, और आइडेंटिटी यूथ क्राइसिस। 2 पुस्तक आप सभी के सामने, जो आइडेंटिटी यूथ क्राइसिस है और चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बचपन एवं समाज, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, और पूछी गई है यह पुस्तकें। ध्यान देंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्त, तो अब हम व्याख्यात्मक रूप से पहले इनके पर चर्चा कर लेते हैं। जो इनका सिद्धांत था, 8 चरण तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके तहत उसके पहले हम चर्चा करेंगे इनकी बेसिक नॉलेज पर कि इन्होंने कैसे सिद्धांत को बताया, क्या इनका कहने का तात्पर्य था, क्यों इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत नाम दिया, क्यों इनका जो व्यक्तित्व पर इन्होंने बताया कि जैविक कारक के साथ साथ सामाजिक कारक का भी इफेक्ट पड़ता है, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो इन्होंने कहा कि शारीरिक परिपक्वता और सामाजिक एवं ऐतिहासिक बल की अंतःक्रिया परिणाम होता है, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, मनोसामाजिक सिद्धांत नाम दिया। किसका बोला? उन्होंने बताया जो शारीरिक परिपक्वता है, जो फिजिकल जो मैच्योरेशन है, उसके साथ साथ बोला कि सामाजिक जो सोशल है, और ऐतिहासिक बल के अंतःक्रिया के बाद, अंतःक्रिया के परिणाम के बाद क्या होता है, परिणाम होता है, अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि वह इसका नाम रखा मनोसामाजिक सिद्धांत रखा। और उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है वह शारीरिक परिपक्वता और सामाजिक एवं ऐतिहासिक बल के अंतःक्रिया के बाद व्यक्तित्व प्रभावित होता है। मतलब उसके अंतःक्रिया के बाद क्या होगा, हमारा पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसीलिए उन्होंने इस सिद्धांत का नाम क्या रखा था, मनोसामाजिक सिद्धांत रखा। अब आपने समझ गए होंगे कि उन्होंने बताया जो शारीरिक परिपक्वता है, मतलब शरीर का जो हमारा एज है, जिस एज में है हम,
उस एज के साथ साथ जो हमारी परिपक्वता मैच्योरेशन हो रही है, उसके साथ साथ जो सामाजिक रूप से हमें प्रभावित कर रहा है, समाज कर रहा है, उसके अंतःक्रिया के दौरान जो हमारे व्यक्तित्व को इफेक्ट पड़ता है, वही क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत कहलाता है। अब हम बात करते हैं एरिक इरिक्सन की। बात करें तो एरिक इरिक्सन ने दोस्त माने जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, नव फ्रायडवादी माने जाते हैं। नव फ्रायडवादी क्या बोलते हैं, कहते हैं कि फ्रायडवादी मानते हैं। अगर फ्रायडवादी बोला जाए कि फ्रायडवादी का क्या मानना, तो आप बताएंगे फ्रायडवादी का मानना है कि व्यक्तित्व जैविक कारकों से प्रभावित होता है। जो फ्रायडवादी मानते हैं वह सिर्फ जैविक को मानते हैं, जैविक कारकों को मानते हैं। और वहीं पर बात किया जाए, अगर आपसे पूछे नव फ्रायडवादी क्या मानते हैं, तो आप बताएंगे नव फ्रायडवादी दोस्त बात करेंगे वह जैविक कारकों के साथ साथ सामाजिक कारक को भी अपने इंक्लूड कर लेते हैं। इसीलिए नव फ्रायडवादी वह सामाजिकता को और इंक्लूड करते, इसी वजह से इन्हें बोला जाता है, एरिक इरिक्सन को जो नव फ्रायडवादी बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे, आप ज्यादा विशेष समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहा तो फिर आप गलतियां नहीं करेंगे मित्र। आगे हम दोस्त ध्यान देते हैं, कहा कि हमारा व्यक्तित्व जो हमारा पर्सनालिटी है वह सिर्फ बचपन के 4 से 5 वर्षों से प्रभावित नहीं होता है। जैसे जो जैविक कारक वाले हैं, जो फ्रायडवादी हैं, वह फ्रायडवादी कहते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वह सिर्फ 4 से 5 वर्षों से जो बच्चे का उम्र है वहीं से इफेक्ट पड़ता है, मतलब जैविक कारकों से हो जाता है। उसके बाद जो उसका सामाजिक कारक उस पर इफेक्ट नहीं डालता। कौन कहता है, वह मानता है फ्रायडवादी। लेकिन यहीं पर बात किया जाए, जो नौ फ्रायडवादी थे एरिक इरिक्सन, वह क्या कहते हैं कि भैया हमारा जो 4 से 5 वर्ष से प्रभावित नहीं होगा बचपन के, उसके साथ साथ बल्कि जीवन से प्रभावित होता है, पूरे जीवन से प्रभावित होता है। जो मेरा पूरा जीवन है उससे प्रभावित होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है, एक नाम और दिया जाता है, जीवन अवधि विकास सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे जीवन अवधि विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे एरिक इरिक्सन ने दिया है, और कई बार पूछे गए हैं ये सारे पॉइंट। अब हम और बात करते हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत में कितने चरण दिए, 8 अवस्थाओं को वर्णन किया है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, इनका सिद्धांत 8 चरणों में विभक्त है। और इन्होंने कहा कि हमारा जो अहम है, जो हमारा ईगो है, हमारे विकास में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। मतलब जो हमारा विकास होगा वह ईगो पर डिपेंड करता है, वही डिपेंड करता है कैसे हमारा विकास होगा। उन्होंने बताया कि मौलिक आवश्यकताओं के प्रति अंतःक्रिया को क्या बोला जाता है, अहम बोला जाता है। तो जो हमारी मौलिक आवश्यकताएं, अगर आपसे पूछे अहम क्या है, मेरा ईगो क्या होता है, तो आप कहेंगे जो मेरी मौलिक आवश्यकताएं हैं, अगर मौलिक आवश्यकताओं की बात करें के प्रति जो अंतःक्रिया करते हैं, जैसे हमें क्या जरूरत है, हमें मान लीजिए पैसे की जरूरत है, या आपको कुछ नौकरी की जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ईगो उसी के प्रति क्या करेंगे, वह जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उसी के प्रति हम अंतःक्रिया करते हैं, और जिससे हम प्राप्त करते हैं वही अहम कहलाता है। इसीलिए बोला कि मौलिक आवश्यकताओं के प्रति जो अंतःक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अहम बोला जाता है, और इसे अहम कहा जाता है। आगे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि प्रत्येक अवस्था के 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक अवस्था, ध्यान दें, प्रत्येक अवस्थाओं में जैसे आपने देखा कि 8 अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाओं में उन्होंने बताया एक सकारात्मकता होती है, एक नकारात्मकता होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक निगेटिविटी होती है। मतलब हम दोनों तरफ चलते हैं। एक बार पॉजिटिविटी की तरफ हो सकता है हमारा जो विकास, हमारा व्यक्तित्व का डेवलपमेंट, हमारा नकारात्मकता की तरफ भी विकास हो सकता है। इसलिए दोनों की तरफ चलेगा, कैसे चलेगा यह डिपेंड करेगा हमारे जो समाज पर, हमारे जैविक कारकों पर, जिसका जैसे अंतःक्रिया होगा, जैसा हमारा माहौल होगा, उसी हिसाब से हमारा कैसे डेवलपमेंट होगा, हमारा व्यक्तित्व का निखरेगा, वह सारी चीजें डिपेंड करेंगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि 2 पक्ष पर डिपेंड करता है 8 चरण। अब हम बात करते हैं तो उन्होंने बताया सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। कहा कि के बीच जो संकट पैदा होता है, उसके बीच जो सकारात्मकता, जो पॉजिटिव है और निगेटिव के बीच कोई संकट पैदा होगा, और संकट पैदा होने के बाद कुछ निखर के आएगा। हो सकता है वह पॉजिटिव की तरफ जाए, हो सकता है वह निगेटिव की तरफ जाए। तो जो संकट पैदा होगा उसे उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने बताया मनोसामाजिक संकट। कहा क्या नाम दिया, मनोसामाजिक संकट नाम दिया है, या आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर व्यक्ति मनोसामाजिक संकट का समाधान कर लेता, उन्होंने कहा कि जो मनोसामाजिक संकट है, जो सकारात्मकता है और जो नकारात्मकता है, उसके बीच व्यक्ति फंसा है, जिसे मनोसामाजिक संकट कहते हैं, उसको अच्छे से समाधान कर लेता है। तो उन्होंने क्या कहा, कर लेता है तो वह अनुकूलित कर लेता, अपने आप को क्या करे, अंकुलित कर लेता है, और विकास आगे बढ़ जाता है। मतलब अपने आप को अगर अनुकूलित कर लिया तो विकास आगे बढ़ जाएगा। अगर वह अनुकूलित नहीं कर पाए, मतलब अपने आप को उसको जिससे जैसा जो सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच जो मनोसामाजिक संकट उत्पन्न हुआ था, अगर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है तो विकास
डिवर्ट हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। विकास में क्या हो जाती है, विकास में विकृति हो जाती है या रुकावट हो जाती है। तो जब वो अपने आप को अनुकूलित कर लेगा तो विकास आगे बढ़ेगा, अनुकूलित नहीं कर पाएगा तो विकास में रुकावट हो जाएगी। ऐसा कौन मानते थे, एरिक एरिक्सन मानते थे। और यह विकास दो पक्षों पर डिपेंड करता है, सकारात्मक पक्ष पर और नकारात्मक पक्ष पर, और मनोसामाजिक संकट के दौरान ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें जहां तक पता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और कॉन्सेप्ट को ही समझना है। एरिक एरिक्सन इतना आसान नहीं है समझना, आप समझिए, बात को सोचिए। जो मैं बोल रहा हूं मनोसामाजिक जो मनोसामाजिक सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का, साइको सोशल थ्योरी है, इतना आसानी से आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको समझना, पूरे जीवन को बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जब तक मृत्यु नहीं हो जाता तब तक उन्होंने बताया व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी को आपको कैसे निखारना है। इसलिए हर पॉइंट को समझना है कि आपने विकास को हमें कैसे बदलना है, कैसे हमको हर टाइम अपने आप को अवेयर रखना है, हमारा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे बात करें, उन्होंने एक कर्मकांड शब्द दिया। क्या दिया, कर्मकांड शब्द एरिक एरिक्सन ने दिया है। उन्होंने कहा कि समाज के वयस्क लोगों का हम सभी को उसका अनुसरण करना पड़ता है। उन्होंने कहा जो हम अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं, समाज का अनुसरण करते हैं, उसे उन्होंने एक शब्द दिया, कर्मकांड शब्द दिया है। अगर आपसे पूछे कर्मकांड शब्द किसने दिया तो आप बताएंगे एरिक एरिक्सन ने। और एरिक एरिक्सन ने बताया कर्मकांड शब्द का अर्थ जो हम समाज के बड़े लोग हैं, जो समाज का हम अनुसरण करते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्मकांड शब्द। तो ऐसा उनका मानना था। आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान दें। अब हम चलते हैं इनके सिद्धांत के 8 चरण पर। तो यह बेसिक चीजें थी, या अभी बेसिक चीज आप कॉन्सेप्ट समझ पाए कि एरिक एरिक्सन का कहने का तात्पर्य क्या था, उनका सिद्धांत का अन्य नाम क्या थे, सिद्धांत के जो उन्होंने कुछ शब्द बताए वह आपके लिए महत्वपूर्ण था, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ पाए, या मैंने पूरा तरीके से बताने का प्रयास किया दोस्त। अब 8 चरण पर हर पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, क्या क्या वह मानव सामाजिक संकट उत्पन्न होगा, और व्यक्ति सामंजस्य बैठा करके उसमें कौन सा जो चीजें उत्पन्न होगी, जो मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, वह कौन सा होगा। सबसे पहले बात करें तो पहला उन्होंने बताया विकास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, जिसे बोलता आस्था बनाम अनास्था। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पहला है चरण उसे हम बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था। तो उन्होंने एज रखा 0 से 18 माह, या इसे बोल सकते हैं 0 से 1.5 वर्ष। तो 18 माह या 1.5 वर्ष ऐसा भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसका नाम क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास है, और ऑप्शन में दे दे कि आस्था बनाम अनास्था, वह भी राइट है। तो एज कभी कभी पूछा जाता है कि एरिक एरिक्सन की जो पहली अवस्था थी उसका नाम क्या है, तो आप सीधा बताएंगे यही नाम है। ध्यान देंगे, उन्होंने कहा यह अवस्था शैशव अवस्था से संबंधित है, एकदम बात सही है। इस अवस्था को आस्था बनाम अनास्था भी कहा जाता, मैंने आपको पहले बताया। यह अवस्था फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की मुखावस्था से काफी समान है, से क्या है, काफी समान है। तो आप जानते होंगे जो सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड का एक सिद्धांत है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। उन्होंने उसमें बताया है कि 5 प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया, 5 चरण में बांटा। उसी में से एक कहा कि जो पहला है वह पहला जो सिगमंड फ्रायड के मुखावस्था है उसी से क्या होता है, मिलता है, विश्वास बनाम अविश्वास। तो कह रहा कि अगर इसमें बच्चे को माता पिता से प्यार दुलार स्नेह मिला, तो बोला गया कि बच्चा जब 0 से 18 माह का होता है, अगर बच्चे को माता पिता से प्यार दुलार स्नेह मिलता है तो बच्चे में क्या होता है, उत्पन्न होगा, बच्चे में विश्वास पैदा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं मिला तो बच्चे में विपरीत कार्य हुआ तो बच्चे में क्या होगा, अविश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए ध्यान देंगे दोस्त, ज्यादा करके बोला जाता है, शुरुआत में बात करें तो बच्चे को बच्चे के माता पिता के साथ ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार दुलार नहीं मिला बच्चे को तो अब पूरे जीवन वह सोचेगा, किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, किसी व्यक्ति के ऊपर वह विश्वास कर ही नहीं सकता है। इसलिए बोला जाता है कि हर बच्चे को शुरुआत में बच्चे के माता पिता के पास ही रहने दे, जिससे विश्वास नामक उसमें क्या हो, मनोसामाजिक शक्ति का उदय हो। और ऐसा उन्होंने बताया सफलतापूर्वक। उन्होंने बताया उन्होंने कहा अगर जब बच्चा विश्वास और अविश्वास के प्रति सफलतापूर्वक संघर्ष कर लेता है, जैसे मैंने बताया सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच जो मनोसामाजिक संकट है वह उत्पन्न होगा, उसी प्रकार से इन्होंने बताया विश्वास क्या है, जो सकारात्मक पक्ष है, अविश्वास क्या जो नकारात्मक पक्ष है। तो विश्वास अविश्वास के प्रति क्या सफलतापूर्वक अगर बच्चा संघर्ष कर लेता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा।
वह उदय कौन सा होगा, वह आशा नाम का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि जो अविश्वास विश्वास बनाम अविश्वास है, पहली अवस्था है एरिक एरिक्सन का, उसमें कौन सा मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है, तो आप सीधा बताएंगे दोस्त, आशा नाम का एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, या पूछा गया है दोस्त। आगे हम चलते हैं, ध्यान देंगे। अब हम सेकंड बात करेंगे। जो सेकंड है उसे बोला जाता है स्वायत्तता बनाम शर्त तथा स्नेह, जिसका एज बोला उन्होंने रखा 18 माह से 3 वर्ष। इस अवस्था को स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता भी कहा जाता है। इस अवस्था का समय उन्होंने रखा 18 माह से 3 वर्ष तक रखा है। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, क्योंकि 18 मतलब 1.5 साल से लेकर 3 वर्ष तक है, तो इसे क्या उन्होंने रखा, प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से बोला जाता है। इस अवस्था में बचपन खुद से अपने कार्यों को करने की चेष्टा होती है। मतलब बच्चा 1.5 साल से 3 साल के बीच रहेगा, सोचता है कि हम खुद से करें। वह जैसे कभी जो बेसिक चीजें हैं, जो बच्चा कुछ इधर उधर कर रहा है, वह बच्चा सोचता है, जैसे नहाना हुआ बच्ची को, तो 2 साल का 2.5 साल का बच्चा क्या करता है, सोचता मैं खुद नहाऊं, मुझे नहाना ना मम्मी पापा। तो इसलिए क्या उसमें क्या होगा, वह अपने कार्य को करने के प्रति चेष्टा करता है। लेकिन अगर यदि ऐसा करने में असमर्थ है, अगर मान लीजिए वह बच्चा नहीं कर पाता, जैसे 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल का है, तो वह नहाने की कोशिश कर रहा है, अगर बच्चा कर ले रहा है, मतलब सकारात्मक पक्ष है, अगर वह कर पा रहा है, तो उसमें कौन सी शक्ति का उदय होगा, शक्ति नामक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। इच्छा शक्ति, वह इच्छा शक्ति नामक क्या होगी, वह मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो बच्चे में क्या होगा, संदेह या शर्म नामक होगा। इसीलिए क्या इसका नाम है, स्वायत्तता बनाम शर्म या स्नेह। ध्यान दें, संदेह, देखिए क्या लिखा है, स्वायत्तता मतलब अपने खुद से करना। अगर बच्चा खुद से कर रहा है तो क्या होगा, उसमें स्वायत्तता, और अगर नहीं कर पाता शर्म नामक क्या हो जाएगा, उसे उदय होगा, और उसमें उसको शर्म लगेगा और संदेह पैदा हो जाता है। तो ध्यान दें, अगर ऐसा कर पाता है तो ऐसा, यदि करने में असमर्थ होता है तो उसमें शर्म या संदेह पैदा होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। और इन्होंने क्या बताया, एरिक एरिक्सन ने कहा, यदि बच्चा स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो कौन से किस प्रकार के मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, वह मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा इच्छा शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे कि दूसरा उन्होंने दिया था स्टेज, वह स्टेज का नाम क्या है, तो आप बताएंगे स्वायत्तता बनाम शर्म, या फिर उसे संदेह बोलते हैं। अगर एज पूछ ले तो आप बताएंगे 18 माह से 3 वर्ष। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है, तो आप बताएंगे इच्छा शक्ति नामक होता है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, यही पेपर में पूछे जाते हैं। आगे हम चलेंगे 3rd नंबर। तो इन्फॉर्मेशन है दोस्त, वह इन्फॉर्मेशन है UPSSC पेट का है। कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा, पैकेज होगा। कंप्लीट कोर्स की बात करें तो 1299 का है, और हिंदी इंडिविजुअल की बात करें, बैच की बात करें 249 का है। डिटेल बुक की बात करें 299 का है। अगर आपसे बता पेट प्रैक्टिस बुक की बात करें तो 90 रुपए का है। पेट कम्बो बुक की बात करें 380 का है। तो 2 पुस्तक आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री है, एक प्रैक्टिस बुक है, और इसे आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो आप सभी संपर्क कर सकते हैं दोस्त। उसके साथ साथ बात करें, आधुनिक इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, आप सभी इंडिविजुअल बैच होगा, आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, सर के द्वारा जुड़ सकते हैं दोस्त। आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, अब तीसरे की बात करेंगे। तीसरा जो उन्होंने बताया उस पर हम बात चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरे का नाम क्या रखा उन्होंने, पहल बनाम अपराध दोष। क्या रखा, पहल बनाम अपराध दोष रखा। वेरी इंपॉर्टेंट है, अब समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह अवस्था लगभग 3 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष का नाम इन्होंने रखा, जिसे एक नाम और ध्यान देंगे, खेल की अवस्था। अगर आपसे पूछे कि खेल की अवस्था का जो एरिक एरिक्सन, जो खेल की अवस्था को एरिक एरिक्सन के अनुसार कौन से आप चरण पर रखेंगे, तो कौन सा चरण होगा, तो आप बताएंगे तीसरा चरण होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, पहल बनाम अपराध या दोष बोला जाता है। तो इस बात को भी ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर घुमा के एग्जामिनर कई तरीके से बना सकता है। जैसे खेल की अवस्था पूछ लिया, खेल की अवस्था एरिक एरिक्सन की किस अवस्था से बिलोंग करता है, ऐसे पूछ लेगा, संबंधित है तो आप सीधा बताएंगे तीसरे से बिलोंग करता है। उसका एज आपको याद होना चाहिए, जैसे 3 से 6 वर्ष। तो यह अवस्था फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के लिंगी अवस्था से काफी मिलता है। तो आप जानते हैं लिंगी अवस्था सिगमंड फ्रायड की तीसरी अवस्था थी। जो सिगमंड फ्रायड का, जो आपको मैंने बताया व्यक्तित्व का उन्होंने दिया मनोलैंगिक सिद्धांत, उसमें तीसरा था लिंगी अवस्था, जिसका एज उन्होंने रखा था 3 से 6 वर्ष।
तो वही कह रहा है, उससे मिलता जुलता। एग्जाम्पल पे ध्यान दें, चप्पल काट कर गाड़ी बनाते हैं। तो अब देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं चप्पल जो स्लीपर है उसको काट देते हैं, नए नए चप्पलों को काट देते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाता तो अपराध या दोष पैदा होगा। तो इसका मतलब है, मतलब ध्यान देंगे, जब बच्चा 3 साल का होता है तो आप देखे होंगे बच्चा जब चप्पल देखे होंगे घर में तो अच्छे अच्छे चप्पल भी रहते, नए चप्पल है तो काट करके उसको गाड़ी बनाने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है। अगर वह बच्चा कर ले जा रहा है तो उसमें कौन सा मनोसामाजिक शक्ति, उसमें क्या उत्पन्न होगा, पहल करने की, मतलब उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, अपराध या दोष उत्पन्न होगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब आप ध्यान दें कि आपसे मैंने आपको बताया था एक सकारात्मक पक्ष है, पहल क्या है, सकारात्मक है, अपराध दोष क्या नकारात्मक पक्ष है। दोनों के बीच क्या संकट पैदा होगा, मनोसामाजिक संकट पैदा होगा। अब जो दोनों के बीच जो मनोसामाजिक संकट पैदा होगा और अगर बच्चा कर पा रहा है, दोनों के प्रति अगर अपने आप को अनुकूल कर पा रहा है तो कौन सी इच्छा शक्ति का उत्पन्न होगा, तो वह कौन सा होगा, उद्देश्य नाम से। देखिए ध्यान दें, उद्देश्य नाम, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो आपसे अगर पूछे पहल बनाम, जो पहल बनाम आपसे पूछे पहल बनाम अपराध दोष की जो अवस्था है उसमें किस प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है, तो आप बताएंगे उद्देश्य नाम का एक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। ऐसा आपसे पूछा जाता है। अगर बच्चे के कार्यों को स्वीकृति मिल जाती, उन्होंने बताया कि इस अवस्था में बच्चे कार्य करने की, खुद से करने की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं मिली तो बच्चा अपराध या दोष जैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि बच्चा पहल बनाम, देखिए वही मैंने आपको बताया, पहल बनाम अपराध दोष के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है जिसका नाम क्या है, उद्देश्य है। और आपको याद होना चाहिए, बस इसमें याद रखना है दिमाग में। मैं एक पॉइंट बता देता हूं क्या क्या आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले तो आपको याद होना चाहिए तीसरी अवस्था का क्या नाम है, पहल बनाम, जिसे अपराध दोष बोला जाता है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि इसका एज कितना होता है, 3 से लगभग 6 वर्ष के आसपास होता है। अगर आपसे पूछे इसको और नाम से क्या बोल सकते हैं, खेल की अवस्था के नाम से बोला जा सकता है। अगर आपसे पूछे या सिगमंड फ्रायड के किस अवस्था से मिलता है तो आप सीधा बताएंगे व्यक्तित्व के जो मनोलैंगिक सिद्धांत था उसमें लिंगी अवस्था से मिलता है सिगमंड फ्रायड के। अगर आपसे पूछे कौन सा इच्छा शक्ति का उदय होगा तो आप बताएंगे उद्देश्य नाम से होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे आप सभी। चौथा, अब हम बात करेंगे चौथे की बात करेंगे। चौथा परिश्रम बनाम हीनता। क्या है, चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। यह अवस्था लगभग 6 से 12 वर्ष विद्यालय अवस्था तक चलती है। इसे अगर आपसे पूछे कि जो चौथा है उसका एज कितना है तो आप बताएंगे 6 से 12 वर्ष। और इसे और किस नाम से बोला जाता है, विद्यालय अवस्था, क्योंकि अब बच्चा 6 वर्ष के आसपास पूछा तो विद्यालय जाएगा, अब स्कूल जाने का कोशिश करेगा, तो इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, विद्यालय अवस्था। और इसे बोला जाता है, इसका नाम है परिश्रम बनाम हीनता। और अब जाता, अभी तक क्या था, तीसरी अवस्था तक घर के जो गार्जियन थे, माता पिता की थे, उनकी जिम्मेदारी थी। अब बच्चा विद्यालय जा रहा है तो अब किसकी जिम्मेदारी होगी, टीचर की जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब बच्चे का व्यक्तित्व जो निखरेगा, अभी तक जो व्यक्तित्व का निखार हो रहा था, जो व्यक्तित्व का विकास हो रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था बच्चा, वह घर के एनवायरमेंट में कर रहा था। अब बच्चा विद्यालय जा रहा तो अब उसके साथ साथ अब गार्जियन के साथ साथ उसके जो गुरुजी हैं, टीचर हैं, उनका भी दायित्व उसके विकास में, उसके व्यक्तित्व में निखारने की कोशिश में लगा रहेगा। अब ध्यान देंगे करा कि यह अवस्था फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सुप्तावस्था से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे किससे मिलता है, सुप्तावस्था से मिलता है। करा इस अवस्था में बालक घर से विद्यालय की ओर जाता है, मैंने आपको बताया, इसीलिए इस अवस्था को शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास करने वह बालक जब परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष का, देखिए यही मैंने बताया, परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है जिसे हम जानते हैं सामर्थ्य आकलन। तो आप ध्यान देंगे दोस्त, तो हर बच्चा जब शुरुआत में पढ़ने जाता है तो हर बच्चा क्या करता है, वह परिश्रम करने की कोशिश करता, मेहनत करने की कोशिश करता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, अगर आप पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने जाने के लिए जब जाते हैं तो हर व्यक्ति सोचता है कि हम मेहनत करें, हम आगे जाएं। उसी प्रकार के छोटा बच्चा जब जाएगा पढ़ने 6 वर्ष के आसपास, 5-6 वर्ष में, तो वह बच्चा भी सोचता है कि मैं परिश्रम करूं, आगे बढ़ूं। अगर बच्चा परिश्रम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है तो उसका विकास आगे बढ़ेगा, कर ले जाता है तो परिश्रम आगे बढ़ेगा। अगर नहीं कर पाता तो उसमें कौन से उत्पन्न हो जाएगा, हीनता का शिकार होगा।
आगे अगर मेहनत करता है तो आप परिश्रम आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाता तो हीनता होगा। अगर इस दोनों के बीच जो संघर्ष पूर्वक जो संघर्ष कर रहा है, सकारात्मक पक्ष क्या परिश्रम है और नकारात्मक तक क्या क्या हीनता है, उसके बीच जो मनोसामाजिक संकट पैदा हो रहा है उसको निराकरण करने के लिए समाधान जब करता है तो एक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम दोस्त बात करें सामर्थ्य या आकलन है। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। ऐसे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 नंबर आप देखेंगे जो 5वां स्तर था उसके नाम ध्यान कीजिए। 5वें को क्या बोला जाता है? पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। क्या बोला जाता है? जो भूमिका संभ्रांति बोला जाता है, जिसे ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन बोला जाता है, जिसे पहल बनाम भूमिका संभ्रांति। यह वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें बोला जाता है बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है। अब 12 से 18 वर्ष की एज में बच्चा कहीं ना कहीं रहेगा। इस अवस्था को अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति भी कहा जाता है। यह अवस्था लगभग 12 से 18 वर्ष, जिसे हम जानते हैं किशोरावस्था तक चलती है। या किशोर जब किशोर पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति का सफलतापूर्वक समाधान कर देता है तो उसे एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, विकास होगा, जिसे हम जानते हैं कर्तव्यपरायणता या निष्ठा बोला जाता है। आपसे पूछे कि 5वें जो या आपसे पूछा जाए पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति में किस प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, तो दोस्त आप बता देंगे कर्तव्यपरायणता या निष्ठा नामक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। या तो पहली है और इसका एज आपसे पूछे तो 12 से 18 बताएंगे, किशोरावस्था से बिलोंग करता है। अगर मान लीजिए इसका नाम क्यों रखा गया, तो हर बच्चा ध्यान देंगे, वह हर बच्चा सोचता है जब किशोरावस्था में पहुंचता है, कोई भी बच्चा हुआ 12 साल के बाद बच्चा अगर हुआ रहा तो बच्चा क्या करेगा? अपने आप को पहचान बनाने की कोशिश करता है। हर बच्चा सोचता मेरी पहचान हो, मेरा मतलब मैं अपने आप से जाना जाऊं। तो जब देखते हैं कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा बदमाशी कर देता है किशोरावस्था में, 12, 13, 14 साल का होता है, अगर कोई चीज बात हुई तो लोग बोलते हैं, बड़े लोग क्या कहेंगे? तुम कौन हो? अपने मम्मी या पापा को बुलाओ, तुम कौन हो, कौन होते हो तुम? तो इसलिए बच्चा सोचता है कि अरे मुझसे बोलो, आप मम्मी पापा को क्यों बुला रहे हो? तो ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? जब कभी कभी ऐसे होते बड़े जो गार्जियन होते हैं और बड़े गार्जियन मम्मी पापा को बुलाते हैं, कहते हैं तुम कुछ नहीं हो, तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ, अपने गार्जियन को बुलाओ। लेकिन बच्चा सोचता है कि हम हैं जो हैं, हमसे बात करो, मम्मी पापा तो बात की बात है। तो इसलिए बच्चा क्या करेगा? पहचान बनाने की कोशिश करता। अगर उसको ऐसा नहीं मिला तो भूमिका संभ्रांति अपने ऊपर क्या होगा? बच्चे को कंफ्यूज होगा, मतलब हमारी कोई अहमियत नहीं है। तो बच्चे का तो पहले तो वह सकारात्मक पक्ष क्या? पहचान है, और जो उसका नकारात्मक पक्ष है भूमिका संभ्रांति है। तो उसकी जो भूमिका है उसको लगेगा अगर मम्मी पापा को बोल रहा है, इसका मतलब उसको होगा कंफ्यूज होगा, नहीं रोल मॉडल कंफ्यूज होगा। वह सोचेगा कि मतलब मेरी अहमियत नहीं है, मतलब मेरी कीमत नहीं है, लेकिन वह पहचान पाने की कोशिश करता। अगर दोनों का सफलतापूर्वक अनुकूलन कर ले गया, जो संकट पैदा होगा कर ले गया, तो उसमें कर्तव्यपरायणता या निष्ठा नामक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ लेगा 5वां चरण कौन सा है, आपसे पूछ लेगा इसका एज कितना होता है, कौन सा मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है पेपर में। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 6 नंबर बात करेंगे, जो 6वां था, उसे बोलते हैं घनिष्ठता बनाम विलगन, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसमें व्यक्ति क्या होता है, या बोला जाता है 18 से 35 साल का एज। और वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वजह से बोला जाता है, इसमें व्यक्ति क्या होता है कि अलग अलग परिस्थितियों से झेलना शुरू होता है। अब इसमें व्यक्ति का होगा लगाव भी होगा और विलगन भी हो सकता है। जैसे अगर किसी से आदमी प्यार करता है, किसी से प्यार करता है, तो उसको अगर उसका प्यार मिल गया तो वह क्या होगा, उसे क्या होगा, घनिष्ठता हो जाएगी, मित्रता बनेगी। अगर नहीं हुआ, अगर मान लीजिए किसी कारण से कुछ टकराव हो गया, अलग हो गया, तो उसमें विलगन नामक अलगाव पैदा होगा। इसीलिए इस अवस्था को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और भविष्य के लिए भी उन्होंने बताया, जो एरिक डिक्सन थे, एरिक डिक्सन ने बताया कि दोस्त यह अवस्था बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपको अपने आप को समाज में सामंजस्य भी करना है, अपने अस्तित्व को भी बचाना है, साथ साथ आपको प्रेम जो आप सबका स्नेह है, प्यार है, दुलार है, ये सभी को भी प्राप्त करना है आपको, और साथ साथ अपने भविष्य को भी आगे बढ़ाना। अगर यहां पर आप चूक कर गए 18 से 35 साल की एज में, तो भविष्य में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तक जो आपने किया कोई बात नहीं, 18 साल तक जो था वो कोई बात नहीं, लेकिन अब 18 से 35 साल की एज में आपको कुछ गलत नहीं करना है, बस आपको अपना दिशा, अपना डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए बताया कि यह अवस्था आत्मीयता बनाम एकाकीपन के नाम से जाना जाता है। क्यों आत्मीयता जाना जाता है? क्योंकि अगर उसका प्यार मिला
तो आत्मीयता पैदा होगा, अगर उसका प्यार नहीं मिला तो वह व्यक्ति में एकाकीपन हो जाता है, अकेलापन हो जाता है और बिलगन हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को यह भी बोला जाता है आत्मीयता बनाम एकाकीपन या घनिष्ठता बनाम बिलगन भी बोला जाता है दोस्त। तो यह आपके दिमाग में होना चाहिए, अवस्था भी बोला होना चाहिए। और इसे क्या बोला जाता है, तरुण वयस्कावस्था, या इसे बोला जाता है अर्ली चाइल्ड एडल्टहुड भी तक चलती है। मतलब कहां तक चलेगी, तरुण वयस्कावस्था तक चलती है। ऐसा मतलब तरुण वयस्कावस्था क्या 18 वर्ष तक है, तो ऐसा बोला गया। इस अवस्था में घनिष्ठता प्रबल होती है, बोला गया इस अवस्था में क्या होगी, घनिष्ठता प्रबल होती है। हर बच्चा घनिष्ठता मित्रता करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता, अगर वह घनिष्ठता करने की कोशिश करता है, अगर नहीं कर पाता है, तो उसमें व्यक्ति में क्या होगा, अलगाव या बिलगन पैदा हो जाता है। अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं रहा तो उसमें बिलगन पैदा हो जाएगा और फिर दिक्कतें होंगी। तो जब बोला कि इसमें कौन सी सामाजिक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, यह भी आपको ध्यान देना है। अगर घनिष्ठता की बात करें, जो सकारात्मकता है, जो बिलगन नकारात्मकता पक्ष है, इनके दोनों के बीच जो संकट पैदा होगा, सफलतापूर्वक अगर संघर्ष कर ले गया, समाधान कर ले गया, तो ये विशेष प्रकार की जो मनोसामाजिक शक्ति का विकास होगा, उसका क्या नाम है दोस्त, प्रेम है। क्या नाम है, प्रेम है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे कि जो घनिष्ठता बनाम बिलगन है, इसमें किस प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है, तो आप कहेंगे प्रेम नामक होता है। अगर या इसमें घनिष्ठता बनी रही तो वह प्रेम बढ़ जाएगा, उसमें लगाव बढ़ जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो बिलगन हो जाएगा, जिसे हम जानते एकाकीपन पैदा हो जाएगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है मित्र। 5वां स्टेज, 6वां स्टेज या घनिष्ठता बनाम बिलगन जो है। 7वें की बात करेंगे, 7वां जो इनका स्टेज था, 7वें की बात करें तो इसे बोला जाता है सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता। बोला गया कि जब व्यक्ति 18 से बात करे, व्यक्ति 35 से 65 के बीच होता है, 35 से 65 वर्ष के बीच होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति सृजनात्मकता की तरफ जाना कोशिश करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है। अगर व्यक्ति नया कर ले गया तो उसमें एक अलग प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। कौन सा, वह देखभाल नामक होगा। अगर नहीं कर पाया तो वह उसमें निष्क्रियता, उसके बीच संकट पैदा होगा, और संकट पैदा होगा तो अनुकूलित कर ले गया, तो फिर उसमें सृजनात्मकता से अनुकूलित कर लिया गया तो देखभाल नामक होगा। ध्यान दें, पढ़ते हैं समझते हैं। कहा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। बोला गया कि यह अवस्था लगभग 35 से 65 वर्ष जिसे मध्य वयस्कावस्था तक चलती है। इस अवस्था को जननात्मकता और स्थिरता भी कहा जाता है। क्या, जननात्मकता और बनाम स्थिरता भी बोला जाता है। दोनों आप नाम याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है नाम बदल करके दोस्त। कहा कि इस अवस्था में व्यक्ति को सृजनात्मकता का भाव जागृत होता है। मैंने आपको बताया इस अवस्था में सृजनात्मकता का भाव जागृत होगा कुछ नया करने की। जैसे व्यक्ति 34-35 साल का हुआ, 34-35 साल के होने के बाद जैसे 35 साल के ऊपर है तो सोचेगा कुछ नया कर जाएं, कुछ नया करेंगे। जैसे थोड़ा सा अगर नया कर जाएंगे तो कुछ मेरा विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगर वो व्यक्ति कर ले गया, सृजनात्मकता कर ले गया, उसमें जागृत हुआ, कर ले गया तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो व्यक्ति में निष्क्रियता हो जाएगी और वह क्या होगा, अपने जीवन से हतोत्साहित हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो इसलिए उन्होंने बताया अगर इसमें क्या संघर्ष पूर्वक सफलतापूर्वक संघर्ष कर ले गया, संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर ले गया, तो एक विशेष प्रकार की जो मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा वह होगा दोस्त देखभाल का। और हर स्टेज में आप देख रहे हैं, हर स्टेज में एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको 8 जो स्टेज हैं, 8 स्टेज में हर एक स्टेज में विकास होने वाला है, आपको समझना है। तो 7वें में कौन सा है, नाम आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, अन्य नाम याद होना चाहिए और मनोसामाजिक शक्ति का उदय भी याद होना चाहिए। 8वें की बात करें तो 8वां जब व्यक्ति अब 65 साल का हो गया, व्यक्ति अब 65 से ऊपर है, अब व्यक्ति 65 से जब ऊपर है तो व्यक्ति अब कुछ नहीं कर सकता है। अभी तक जो व्यक्ति था जीरो का मतलब हमने शुरुआत किया, जन्म से शुरुआत करके 65 साल तक पहुंचे हम। तो अब व्यक्ति अगर कर सकता था, अपने जीवन में कुछ कर पाता तो कर ले जाता, लेकिन अब 65 साल होने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है, अब उसके सिवा, उसको पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। अगर जीवन में वह व्यक्ति अच्छे से अपने जीवन का यापन किया, अपने जीवन में जो करना चाहिए था सही तरीके से व्यवहार किया, तो फिर वह खुशी का अनुभूत होगा उसे। वह सोचेगा मेरा जीवन जो मैंने जन्म पाया वह मेरे लिए बहुत अच्छा था और मेरा उद्धार हो गया।
मेरे अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए मैं कुछ कर पाया। अगर व्यक्ति, अगर मान लीजिए नहीं ऐसा कर पाया हो, अगर व्यक्ति कमा ना पाया हो, अपने बच्चे बाल बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए ना कुछ कर पाया हो, तो वह सोचेगा यार मेरा जन्म क्यों हुआ था, मेरा उद्देश्य ही नहीं पूरा, मैं क्यों आया था इस धरती पर। तो इसलिए ध्यान देंगे तो एक जिसका नाम है 8वें की बात करें, उसका नाम अहम संपूर्णता बनाम हताशा। अगर अहम संपूर्णता, वह अपने जीवन के पूरे जीवन को रिकॉल करता है, पूरे जीवन को 65 साल तक जब बच्चा व्यक्ति होता है तो पूरे जीवन को क्या करता है, घुमा के अपने दिमाग में, माइंड में घुमाता है कि पूरे जीवन में किसके साथ मैंने दुष्टता का जैसा व्यवहार किया, किसके साथ अच्छाई की है, वह अपने दिमाग को घुमाता है। अगर उसने अच्छा किया है तो वह खुश होगा, अगर नहीं अच्छा किया है तो हताश होगा। तो हताशा क्या है, एक नकारात्मक पक्ष है, और अहम संपूर्णता क्या है, यह एक सकारात्मक पक्ष है। तो इसके बीच जो मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, अभी मैं आपको इसमें चर्चा करके बताऊंगा, जो इसमें मनोसामाजिक संकट होगा, या भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, समझिए। तो इसमें बताया कि इस अवस्था को ईमानदारी बनाम निराशा भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाए ईमानदारी क्या है, सकारात्मक पक्ष है, निराशा क्या है, नकारात्मक पक्ष है। कहा कि ईमानदारी बनाम निराशा भी बोला जाता है, अहम संपूर्णता बनाम इसे निराशा भी बोला जाता है। यह अवस्था 65 से ऊपर, जिसे हम बोलते हैं परिपक्वता की अवस्था से चलता है, मतलब अब व्यक्ति अब जाने वाला है, टाइम हो चुका है, अब भगवान का प्यारा होगा। तो इस अवस्था में बोला जाए, इस अवस्था में वह व्यक्ति भविष्य की चिंता से परे अपने पिछली सफलता पर चिंतित होता है। तो इसमें कहा गया कि व्यक्ति अब भविष्य की चिंता नहीं करता है, वह सोचता है कि अपने जीवन को घुमा घुमा के चेक करता है, अपने जीवन को एक बार रिकॉल करता है कि पूरे जीवन में मैंने क्या किया, मैं सफलता, देखिए पिछले कह रहा है कि अपनी पिछली असफलता क्या करता है, चिंतित होता है, प्रति क्या होता है, पर चिंतित करता है, इसलिए वह चिंतित होता है, सोचता है उसके बारे में। सफलता व्यक्ति को अहम संपूर्णता की ओर, जैसे सफलता अगर व्यक्ति ने पाया, अगर उसने अपने जीवन में कुछ किया, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए किया, तो वह अहम संपूर्णता की ओर, तथा असफलता व्यक्ति को क्या, किधर की ओर, निराशा की ओर ले जाती है। मैं आपको बताया वह असफलता, तो इसमें एक प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। ध्यान दें, जब व्यक्ति अहम संपूर्णता बनाम निराशा से संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता, ध्यान देंगे, अगर सफलतापूर्वक व्यक्ति क्या करता है, समाधान कर लेता है, तो उसे एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का विकास होगा, जिसका नाम है बुद्धिमत्ता। क्या, बुद्धिमत्ता होगा, बुद्धिमत्ता नामक वह क्या होगा, उसमें मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा और व्यक्ति खुश हो जाता है। अगर वह संघर्ष करता है, मतलब सोचता है, समझता है, अगर उसने पूरे जीवन में अच्छा काम किया अपने जीवन में, तो अब बुद्धिमत्ता नामक उसमें मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। नहीं कर पाया व्यक्ति तो निराशा से ग्रसित होकर के और सोचता है कि अब भगवान हमको ले चलो ऊपर, हमारा काम नहीं है यहाँ इस धरती पर। तो इसलिए ध्यान दें, हर व्यक्ति को मैंने बताया कि आपको अपने जीवन को कैसे बढ़ाना है दोस्त। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आपको 18 से 35 साल के सभी बच्चे होंगे और अपने जीवन को एक दिशा दीजिए कि हाँ, मेरा डायरेक्शन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं किधर जाना है, हमें किधर जाना है, अपने जीवन को कैसे दिशा देनी है, क्या मुझे जीवन में कुछ करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने, आप जानते हैं, या एरिक डिक्सन का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अगर चले तो व्यक्ति कभी भी बात करे, कभी भी व्यक्ति अपना मतलब जिस तरीके की बात करे, वह उसका व्यक्तित्व, उसका अच्छी तरीके से व्यक्तित्व, पर्सनालिटी निखर के आएगा। वह एक अच्छा सामाजिक नागरिक बन पाएगा और एक अच्छा सिटीजन बन पाएगा। इसलिए दोस्त, बातों को समझिए। हर स्टेज को मैंने समझाने का प्रयास किया। हर स्टेज में आपने देखा कि हर प्रकार की जो मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता गया, जिसमें आपने देखा सबसे पहले जो विश्वास बना, हमें विश्वास था, उसमें आशा नामक उत्पन्न हुआ था, और लास्ट में आपने देखा जो 8वां चरण था, 8वां स्टेज था, उसमें बुद्धिमत्ता नामक हुआ। तो हर स्टेज में आपने देखा हर कुछ ना कुछ एक प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति विकास का उदय हो रहा था। और हर स्टेज में आपने देखा एज भी मैंने आपको बताया। मैंने यह भी बताया कि जो एरिक डिक्सन थे, नौ फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक थे, और उनका मानना था कि जो जैविक कारकों के साथ साथ हमारा जैविक जो सामाजिक कारक है, वह भी हमारे व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर इफेक्ट डालता है। आपने इनकी पुस्तक की बात करें, आपने देखा
तो इस सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा। आप मुझे पूरे विश्वास है आप गलती नहीं करेंगे दोस्त। कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए और मैं प्रयास किया हूं कि आपको पूरा घुमा करके समझाने का प्रयास करने का कोशिश किया हूं कि आपको समझा ले जाऊं दोस्त। इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चीज़ों को जब एक बार क्लास एंड हो जाए दोस्त तो आप जरूर एक बार कमेंट करने की कोशिश कीजिए कि कैसा लगा क्लास। जरूर आप अपने पॉजिटिव कमेंट देने की कोशिश करिए। क्या और आप पढ़ना चाहते हैं, क्या और आपको पढ़ाया जाए, तो जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।